लिखी है फॉर द पायनियर एंड फॉर द ट्रस्टी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हिस्ट्री के अंदर आपकी अगर कंप्लेंट आती है कि ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ पेशेंट आएगा, तो अब आपने उसको किस तरह से आगे लेके चलना है हिस्ट्री। एक होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जिस चीज के साथ मरीज आए, जैसे कि पेशेंट हमारा आया ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस 52। उसके बाद होती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, यानी कि अब हमने वो सवालात करने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये ऑल्टर्ड स्टेट जो है वो किस वजह से। अब उसके अंदर आप ये याद रखिए कि ऑल्टर्ड स्टेट के अंदर आपने दो जगहों पर अपने आप को बाइफरकेट करना, एक इधर जाए एक इधर। ब्रेन कैन बी वन रीजन, सेकंड पे मेटाबॉलिक ऑल्टर्ड अगर उसकी स्टेट है तो एक तो वजह हो सकती है कि ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम और दूसरी वजह हो सकती है मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक में आपको समझाती हूँ, पहले ब्रेन की तरफ। ब्रेन के अंदर 6 ही कैटेगरीज हैं जिसमें डिजीजेस फॉल करते हैं। मैं आपको डिजीजेस नहीं बता रही, मैं आपको कैटेगरीज बता रही हूँ। डिजीजेस की कैटेगरीज, वो 6 कैटेगरीज हैं, वो आप याद करना बहुत आसान है, ठीक है। वो है ट्रॉमा, अगर मरीज को सर में चोट लगी और उसकी वजह से कोई ब्लड अंदर कलेक्ट हो गया ब्रेन में, तो वो ऑल्टर्ड स्टेट के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और इसको हम कहते हैं कि सब ड्यूरल हीमाटोमा हो गया, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। समझ आ रही है सबको? नंबर 2 ट्यूमर, ब्रेन के अंदर कोई कैंसर है, ट्यूमर है, उसके साथ भी जो मरीज आएगा वो ऑल्टर्ड स्टेट में प्रेजेंट कर सकता है। समझ आ रही है? अब ट्यूमर का मैं नाम नहीं ले रही, ट्यूमर के तो हजारों नाम है ना, वो तो आपको नहीं याद होंगे, लेकिन अगर आप ट्यूमर को सोच ही लेते हैं तो वो काफी है, ठीक है। इंफेक्शन, ब्रेन का कोई इंफेक्शन हो गया, जिस तरह हर ऑर्गन का इंफेक्शन होता है, इसका ब्रेन का इंफेक्शन होता है, लंग्स का इंफेक्शन हो रहा है, स्किन का इंफेक्शन हो रहा है, आईज का इंफेक्शन, तो ब्रेन का जो इंफेक्शन है अगर वो किसी को होता है तो उसमें भी ऑल्टर्ड स्टेट में जा सकता है। और वो क्या होता है, वो मेनिंजाइटिस उसको कहते हैं, मेरी जो ऊपर वाली जो उसकी झिल्लियां हैं उनकी इन्फ्लेमेशन उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, बात मेनिंजेस और ब्रेन इकट्ठे अगर इन्फ्लेम हो जाए तो उसको मेनिंगो एनकेफेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फिर इसको बिलावल को हटा वो बाकी स्टेट बाहर आएंगे। इंफेक्शन, अब देखो ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इंफेक्शन। इंफेक्शन का मतलब है कोई स्ट्रोक। आप लोगों ने जरूर एफएससी की बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई क्लॉट आ जाता है ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में, तो जिस ब्लड वेसल जिस हिस्से को ब्रेन के सप्लाई कर रही है वो डेड हो जाएगा। जब वो डेड हो जाएगा तो पेशेंट को ऑल्टर्ड स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कहा, ट्रॉमा, ट्यूमर, इंफेक्शन, इंफेक्शन। फिर आ जाती है डीजेनरेशन एंड डीमाइग्रेशन, 2 डीज आ गए। कोई भी डीजेनरेटिव डिजीज विद एज, या आगे आ जाओ, कोई भी डीजेनरेटिव डिजीज, आपने सुना होगा नाम डिमेंशिया का, बूढ़े लोगों के अंदर डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है। तो वो डीजेनरेटिव चेंजेस आती है ब्रेन में। जो हम एज करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है और हर बॉडी पार्ट जो है वो डीजेनरेट करना शुरू हो जाता है। यानी जो पीक आपकी इस वक्त है दिमाग, वो पीक आहिस्ता आहिस्ता विद एवरी पासिंग ईयर डिटेरियोरेट करती है, तो वो डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, इसको डिमेंशिया कहते हैं। दैट कैन बी द रीजन ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड डीमाइलिनेशन, माइलिन शीथ का आपको बड़े अच्छे तरीके से, माइलिन शीथ जो होती है वो नर्व्स की इर्द गिर्द होती है और वो वेलोसिटी ऑफ इंपल्स जो है उसको ज्यादा। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो डीमाइलिनेशन कर देती हैं, लेकिन बहरहाल इसमें ऑल्टर्ड स्टेट नहीं। ये जो 6 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है उसमें ये 6 की 6 कैटेगरीज में से डिजीजेस आना जरूरी है, लेकिन होंगी यही 6, उनमें से 4 में से हो सकता है वो डिजीज हो, 3 में से हो, 5 में से हो, या बाजू का 6 की 6 में से हो, लेकिन सीएनएस की यही 6 मेन कैटेगरीज है: ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इंफेक्शन, डीजेनरेशन, ये हो गई एक वजह ऑल्टर्ड स्टेट। अब दूसरे आप उसी तरफ चलते,
दूसरे के अंदर है मेटाबॉलिक कॉजेस। मेटाबॉलिक कॉजेस के अंदर आपका क्या आ जाता है कि अगर किसी मरीज का लिवर खराब, लिवर फेलियर है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एक कंडीशन होती है, फाइनली ये बात को पता होगी। लिवर का बेसिक काम होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। काफी जो गंदे मादे होते हैं हमारे जिस्म में, तो ये अमोनिया भी है, किधर बैठना, एक अमोनिया भी है, उसको भी वो डिटॉक्सिफाई करती है। तो वो जब लिवर फेलियर हो जाता है, इधर आ जाओ, जब लिवर फेलियर हो जाता है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो सकती और अमोनिया जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ऑल्टर्ड स्टेट में लेके जा सकते हैं। सो लिवर फेलियर, उसमें आपने लिवर डिजीज के बारे में पूछा। किडनी फेलियर, अगेन किडनी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। आ जाओ, ये आ जाओ की जगह पड़ी है। किडनी क्या कर रहा है? किडनी आपके जो गंदे मादे हैं वो जिस्म से निकाल रहा है, यूरिया को निकाल रहा है, तो यूरीनिया हो जाएगा। यूरीनिया जब हो जाएगा तो ब्रेन पे जब उसका इफेक्ट आएगा, यूरिनिक एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी बेसिकली कहते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ आ रही है? अब ये मेटाबॉलिक को हम देखते हैं। पहले हमने ब्रेन को देखा, फिर अब हम मेटाबॉलिक की तरफ आ गए। उसमें हमने लिवर और किडनी को देख लिया। अच्छा, उसके बाद शुगर, उधर हो जाओ, उधर जाओ। शुगर अगर है किसी पेशेंट को, एंडोक्राइन में हाँ, कोई डायबिटिक है मरीज, ठीक है, उसके अंदर अगर शुगर लो हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो भी उसका और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल्टर्ड हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो भी उसका और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल्टर्ड हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, सोडियम पोटेशियम बिकॉज ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, या डिक्रीज ओरल इनटेक अगर कम हो रहा है तो भी ऑल्टर्ड में जाएगा। फिर सेप्टिसीमिया, इंफेक्शन किसी भी जगह का हो गया और वो काफी ज्यादा है, टीएलसी काफी ज्यादा हाई है, उसमें भी ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रीजंस हैं। तो अगर हम इसको रिकैपिचुलेट करें तो हाँ, बेंच लर्निंग, अगर हम इसको रिकैपिचुलेट करें तो ब्रेन, हमने ऑल्टर्ड स्टेट के साथ कोई भी मरीज आएगा तो हमने उसको देखना है कि ब्रेन उसकी रीजन है या मेटाबॉलिक। ब्रेन के अंदर जो है वो आपने देखना है कोई ट्रॉमा, कोई ट्यूमर, कोई इंफेक्शन, कोई इंफाक्शन, कोई डिजेनरेशन, कोई डिमाइलिनेशन तो नहीं हुई। मेटाबॉलिक में आपने देखना है कि कोई लिवर फेलियर, कोई रीनल फेलियर, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, कोई सेप्टिसीमिया तो नहीं हुआ। अब ये सारी चीजों को हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पूछना है। समझ आ रही है? yes. आप कैसे पूछेंगे? फॉर एग्जाम्पल सीएनएस को पहले ले लो। सीएनएस के अंदर हमने ट्रॉमा के बारे में पूछना है, तो फर्स्ट ईयर हम कैसे पूछेंगे ट्रॉमा के बारे में मरीज से या मरीज के अटेंडेंट से? ये पूछेंगे कि मरीज के सर की चोट तो मिली उसको, गिरा तो नहीं। वैसे वो वाले मरीज जो ट्रॉमा वाले होते हैं वो आमतौर पे सर्जिकल फ्लोर पे होते हैं, फिलहाल काउच पे बैठे हैं, लेकिन हमने पूछना है क्योंकि दिस इज वन रीजन, ट्रॉमा इज वन रीजन। रोड साइड एक्सीडेंट अगर हुआ है मरीज का, या अगर कोई बूढ़ा बंदा है, उनमें फॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनका बैलेंस नहीं ठीक होता, जॉइंट प्रॉब्लम्स उनको होते हैं, तो वो अक्सर गिर पड़ते हैं, तो सब ड्यूरल हीमाटोमा बन जाता है। ठीक है, रिनामिस्टर्स के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल बनता है, तो वो ट्रॉमा की हिस्ट्री जो है वो हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के अंदर ले लेंगे। अच्छा, ट्यूमर, ट्यूमर की हिस्ट्री कैसे लेंगे? ये फाइनल ईयर वाले वेट लॉस हर ट्यूमर में, हेड के अंदर जो ट्यूमर है, ब्रेन में जो ट्यूमर है, फोकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ईयर जिस जगह पे वो पड़ा हुआ है ना ट्यूमर, ब्रेन का वो हिस्सा बॉडी के जिस हिस्से को सप्लाई कर रहा है वो वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल वो फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ है ट्यूमर, तो वो वीकनेस नहीं करेगा। फ्रंटल लोब का क्या काम होता है? आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे। ठीक है कि नहीं? पैराइटल में पड़ा हुआ है, टेम्पोरल में पड़ा हुआ है, राइट साइड पे अगर पड़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे वीकनेस आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो राइट साइड की वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो ट्यूमर का आप सवाल ये पूछेंगे अटेंडेंट से, क्योंकि मरीज तो बेहोश है,
कि इसको किसी जिस्म के हिस्से की कमजोरी तो नहीं थी, सीधे हिस्से की या उल्टे हिस्से की, ठीक है, या इसको झटके तो नहीं लगते थे एज फिट्स पड़ती है ना, मतलब अगर राइट साइड पे पड़ा हुआ है तो फिर लेफ्ट साइडेड फिट्स होंगे, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो राइट साइडेड फिट्स होंगे, तो फिट्स की हिस्ट्री आप ले सकते हैं। मेकिंग सेंस? समझ आ रही है? ये अब ट्यूमर की हिस्ट्री ले रहे हैं हम फर्स्ट ईयर, आ रही है समझ? और क्या होता है सेरेब्रल ट्यूमर में? मरीज को क्या हो सकता है? आपके घरों में कोई फैमिली में ब्रेन ट्यूमर का कोई पेशेंट अगर हो तो आपने क्या देखा है उसको कि वो किस चीज की कंप्लेंट कर रहा है? वॉमिटिंग, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, उसकी वजह से सीवियर हेडेक होती है पेशेंट, सीवियर हेडेक विद वॉमिटिंग, आ रही समझ? तो ये ट्यूमर की हिस्ट्री होती है। इन्फेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया मेनिंगो एन्केफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस होता है, उसमें क्या पूछेंगे? किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फीवर की हिस्ट्री लेंगे, और अगर मेनिंगो एन्केफेलाइटिस है यानी ब्रेन का इन्फेक्शन है तो और क्या होगा? हेडेक, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये ट्रायड है मेनिंगो एन्केफेलाइटिस, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, समझ आइए? तो ये आप इसकी हिस्ट्री ले लेंगे। इन्फेक्शन के बाद आता है इंफाक्शन यानी स्ट्रोक, आपने एफएससी में पढ़ा हुआ स्ट्रोक, उसमें क्या हिस्ट्री होगी, क्या लेंगे? रिस्क फैक्टर्स पूछेंगे एक तो उससे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं रहता, ठीक है, डायबिटिक तो नहीं, और फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है स्ट्रोक की, और कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज, दिल का मसला तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है मरीज, समझ आ रही? और स्ट्रोक में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? फर्स्ट ईयर स्ट्रोक भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफएससी में, बुक्स में सारा दिया। सडन ऑनसेट ऑफ बॉडी वीकनेस, राइट या लेफ्ट, हेडेक और वॉमिटिंग में कंपनी, फिट्स भी हो सकते हैं लेकिन सडन होगा। मरीज आपको इस तरह से हिस्ट्री देगा कि जी मैं बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, चम्मच मेरे हाथ से गिर गया या मैं गिर पड़ा। ट्यूमर में ऑन द अदर हैंड वो प्रीवियस हिस्ट्री देगा कि मुझे काफी देर से हेडेक्स चल रही थी, काफी देर से मुझे उल्टियां भी थी, अब आके जो है वो ये मेरा हिस्सा भी कमजोर हो गया। सो एक्यूट एंड क्रॉनिक फर्क है, समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा जी, अब इन्फाक्शन भी हो गया। इन्फाक्शन में एक तो आपने पूछना है कि सडननेस थी कि नहीं थी, और उसके रिस्क फैक्टर्स, जैसा कि आपने कहा कि डायबिटिक तो नहीं था, हाइपरटेंसिव तो नहीं था, स्मोकर तो नहीं था, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी, इस्केमिक हार्ट डिजीज तो नहीं थी, ये सारा आपने पूछा। इन्फाक्शन के बाद आ जाता है डीजनरेशन, डीजनरेशन के अंदर आ जाते हैं डिमेंशियास। डिमेंशियास की कोई टाइप पता है? फेस्टियर थी तो फिल्मों में देखी हो या कोई वैसे पढ़ी हो, अल्जाइमर्स। और यहाँ हमारे यहाँ अल्जाइमर्स इतना कॉमन है, यूके में बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पर ये होता है कि बार बार जब किसी मरीज को स्ट्रोक होता है, बार बार, और वो बूढ़ा भी होता है, यानी ब्रेन की पहली एट्रोफी हुई भी है, ऊपर से बार बार उसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स हो रहे हैं, छोटे छोटे वो दिमाग के अंदर जो है ना वो डेड एरियाज बन रहे हैं, तो उसको कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी ब्रेन की एट्रोफी की वजह से और मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से जो है मरीज की याददाश्त जो है वो जाने लग जाती है। तो ये डीजनरेटिव कंडीशंस है, ये ऐसी कंडीशन है जो कि ठीक नहीं की जा सकती, ठीक है। इसमें हम थोड़ा बहुत उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज ये है कि इन्होंने डाउन हिल जाना ही जाना। तो ये डीजनरेशन में ऑल्टर्ड स्टेट की वजह होती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसकी हिस्ट्री लेंगे अल्जाइमर्स की, किसी को पता है अल्जाइमर्स कैसे प्रेजेंट करता है? डेली फंक्शंस जो है वो फंक्शन की जो डेट हो रही थी और डिमेंशिया के साथ, तो हम बच्चों के हिस्ट्री बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। Anyone else? उसकी स्टेजेस कोमे में नहीं जाते। ये जो अल्जाइमर्स वाले पेशेंट होते हैं, ये इनका डिमेंशिया जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इनको याद होगी, मतलब माजी के किस्से आप सुनवा लो इनसे, वो सब याद होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के आपने क्या खाया था नाश्ते में वो उनको याद नहीं होगा। तो मेनली जो है ना वो इसका ये होता है। और उसके बाद ये कि मतलब ये इनके ऊपर एपिसोड्स आते हैं जिसमें ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, घर से बाहर भी निकल जाते हैं,
और जो उस दौरान में इनके साथ हुआ होता है वो इनको याद भी नहीं होता। कि मतलब इस तरह हमसे पूछे कि आप बाहर निकल गए थे नंगे पैर और आप 2 घंटे इधर रहे हैं पार्क में, तो दे डोंट रिमेम्बर। जबकि ऑन द अदर हैंड जो वेस्कुलर डिमेंशिया है जो हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन है, उसमें आपको यही रिस्क फैक्टर्स मिल जाएंगे, मल्टीपल स्ट्रोक्स की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी और ग्रेजुअल इंपेयरमेंट ऑफ द मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, हमने इनका बायोडाटा लिया, हमने उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ली। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का मतलब है कि जिस चीज के साथ वो प्रेजेंट की है, ठीक है, वो ली। और उसके बाद हिस्ट्री। अब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपने ले ली, उसी वक्त आपने ये सोच लेना है कि ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट किस किस वजह से हो सकती है। ये ब्रेन की वजह से हो सकती है कि मेटाबॉलिक, ब्रेन में ये कॉजेस है, मेटाबॉलिक में यही है। अब उनसे रिलेटेड एक एक सवाल आपने पूछ लिया, जैसे कि ट्रॉमा, उससे आपने सवाल पूछ लिया, ट्यूमर हमने सवाल पूछ लिया, इन्फेक्शन, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग पूछ लिया, इंफार्क्शन, रिस्क फैक्टर्स पूछे उससे, और पूछा सडन था या क्रॉनिक था, डिमेंशिया, उसकी हिस्ट्री हमने ली। फिर आ जाते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में आपकी लिवर डिजीज है तो आप उसकी हिस्ट्री में क्या पूछें, उससे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि तुम्हें जिगर का मसला है, ये तो लीडिंग क्वेश्चन है ना। आप उससे पूछेंगे कैसे, क्या सवाल आते हैं जो लिवर की डिजीज को इंडिकेट करेंगे। जी हैं? टेस्ट नहीं, हमने अभी हिस्ट्री पे हम सवाल पूछे। एब्डोमिनल पेन हुई, बेटा सवाल पूछने। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स या येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जॉन्डिस का नाम सुना है बच्चों ने फर्स्ट ईयर के, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन के बारे में। और हाँ ठीक है, और ये भी, और वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, वही मैंने आपको बताया ना, हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, अभी हमने जिक्र किया। हाइपोप्रोटीनीमिया लिवर सिंथेसाइज करता है ना प्रोटीन्स, तो जब प्रोटीन्स कम हो जाती हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहता ब्लड वेसल्स में और पानी थर्ड स्पेस में लीक। तो हाइपोप्रोटीनीमिया इज वन कॉज ऑफ दिस एसाइटिस, इसको कहते हैं। पेट में जो पानी होता है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं एसाइटिस। ठीक है, तो एसाइटिस के बारे में पूछ लेंगे। और हीमाटेमेसिस मलीना, हीमाटेमेसिस कहते हैं ब्लड इन वॉमिटिंग्स, मलीना कहते हैं ब्लैक टारी स्टूल्स। ये डीसीएलडी के फीचर्स होते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज के फीचर्स होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी, लंबा होता है। किडनी फेलियर को हमने देखना है, उसके लिए क्या सवाल आप पूछेंगे फर्स्ट ईयर? बैक पेन, फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन, कोई स्टोन्स हैं किडनी के अंदर जिन्होंने किडनी को इफेक्ट कर लिया है, रीनल फेलियर तक ले गए हैं, तो उसमें फ्लैंक पेन्स की हिस्ट्री हो सकती है। और ठीक है, यूटीआई अगर परसिस्टेंटली रह रहा है मरीज को तो एक स्टेज ऐसी आएगी उसके किडनी फेल हो जाएंगे। और यूरिन आउटपुट कितना है? यूरिन आउटपुट उससे पूछेंगे पेशाब खुल के आता है, कम तो नहीं हो गया। और पेरी ऑर्बिटल पफिनेस के बारे में पूछेंगे, अगेन वही बात है, प्रोटीन यूरिया अगर हो रहा है मरीज को, किडनी की ऐसी डिजीज में प्रोटीन्स निकल रही हैं तो पेरी ऑर्बिटल पफिनेस हो जाएगी। सही है। और हीमाचूरिया, ब्लड में यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा। ठीक है, फिर जीआईटी के हवाले से मैंने कहा था कि जीआईटी में भी अगर जीआईटी नहीं आएगा इनटेक की वजह से है, और इनटेक अगर कम हो जाए तो सोडियम पोटेशियम लेवल के वो तो एडीमा पर आ गए ना, हमें ऑल्टर्ड स्टेट पर है। एडीमा का तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या बताया था एडीमा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस? बड़ी गलत बात है, जुबानी आ जाना चाहिए था, मैं तो इतने आसान तरीके से बताया था। खैर, फिर आ जाती है एंडोक्राइन, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। डायबिटीज, हमने पूछना है मरीज से आपको शुगर है या नहीं है, और अगर शुगर है तो वो कंट्रोल्ड है, दवाइयां ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और कोई मिस्ड मील की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर उसने मील मिस की है और दवाई ले ली है तो फिर हो सकता है कि जो उसकी ऑल्टर्ड स्टेट है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। तो सवाल बन रहा है ना। और उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया में भी कोमा हो जाता है या ऑल्टर्ड स्टेट हो जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड ही नहीं है, आप दवाई नहीं ले रहे, या आप दवाई तो ले रहे हैं, डाइटरी
रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या आप दोनों कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो दवाई है उसको टॉप अप करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो ये हिस्ट्री आप ले सकते हैं। सेप्टिसीमिया, उससे पूछे कि किसी भी हिस्से का कोई इन्फेक्शन, कोई छाती में कोई खांसी वगैरह तो नहीं आ रही है, कोई पेट तो नहीं खराब है, किसी जगह पे जख्म तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो हो गया है। इन्फेक्शन भी जो होता है वो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर वाइड स्प्रेड है तो कर सकता है। खास तौर पे जो बूढ़े लोग होते हैं या जो बड़े कमजोर लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा पानी की कमी, इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ये इट कैन नॉक डाउन, ठीक है, बूढ़े लोगों में। फिर उससे ये पूछा कि नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हुआ रिसेंटली, इनटेक कम तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें हैं जो ऑल्टर्ड स्टेट कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? अब ये हम इनकी हिस्ट्री सुनते हैं कि क्या इन्होंने ये सारे पहलू कवर किए, ये ट्रॉमा के, ट्यूमर के, इन्फेक्शन के, इंफाक्शन के, लिवर के, किडनी के, ये किए जी। एक मिनट पर सुन लें। When he presented with altered state of consciousness, sudden in onset, no aggravating and relieving factors associated with vomiting, copious origin color containing food particles, sudden 3 to 4 episodes, and cold sweating. He also presented with right-sided weakness and fits. There is no history of diabetes, TB, cough, COPD, hypertension is positive. Rest of the systemic history is unremarkable. There is no drug history, no allergic history. Patient has no weight loss, non-smoker, and patient belongs to middle class family. अब इन्होंने कोई कवर नहीं किया ना, मतलब अगर इन्होंने सिस्टेमिक रिव्यू, एक पार्ट होता है हिस्ट्री का, उसमें हम क्या करते हैं कि सारे सिस्टम्स को जो है ना 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं कि जी आपको खांसी तो नहीं आती है, आपके पेट में तो नहीं दर्द है, ठीक है, आपका ये मसला तो नहीं है, आपका वो मसला तो नहीं है, नहीं ओवरऑल एक बॉडी का हम स्कैन करते हैं ओवरऑल। तो वो इन्होंने अगर किया भी है तो उसमें इंपॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स भी आपको बतानी चाहिए। मिसाल के तौर पे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से अगर हम देखें तो हमें लिवर के बारे में जो सवालात बेशक इनको हिस्ट्री में नेगेटिव ही मिले हों वो बताने चाहिए कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस और एब्डोमिनल डिस्टेंशन और हीमाटेमेसिस और मेलिना। फिर किडनी के हवाले से इनको बताना चाहिए था कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एनी फ्लैंक पेन्स, हीमाचूरिया, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसने ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की जो वजह अगर लिवर फेलियर सोची है या रीनल फेलियर सोची है तो इसने पूछा भी है। समझ आ रही है? देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ठीक है, तो इसलिए हाइपो हाइपर का चांस ही नहीं बनता। फिर देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एनी इन्फेक्शन, लाइक कोई सोर थ्रोट, कफ, एब्डोमिनल पेन वगैरह उसको नहीं थी, कोई वूंड वगैरह नहीं था, कोई डायरिया, वॉमिटिंग की हिस्ट्री नहीं थी। तो कुछ बाज़ वक्त नेगेटिव चीजें भी ऐसी होती हैं जो कि आपने पूछनी होती हैं। इसी तरह ब्रेन से रिलेटेड सवाल जो है ना वो आपने पूछने थे। मिसाल के तौर पे आपने बेशक सिस्टेमिक रिव्यू में पूछ लो, देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एनी हेडेक्स प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इनको नहीं हुआ, कोई फिट्स नहीं हुए, ठीक है, कोई वॉमिटिंग की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी, अभी ही थी सिर्फ जो भी, फीवर नहीं था, इन्फेक्शन के हवाले से आपने पूछा और इन्फेक्शन का तो इन्होंने पूछ लिया। सो आज हम फोकस रहेंगे बायोडाटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आपने पूछना है कि हेडेक अगर थी उसको या ऑल्टर्ड स्टेट थी तो क्या हुआ था, यानी इसका किस्सा सुनना है आपने कि वो कहेगा कि जी इतना बैठा हुआ था, एकदम से ये बेहोश हो गया, या इसने सर में दर्द की शिकायत की, जो भी उसकी कहानी है वो आपने लिख ली हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के अंदर। अब आपने जो डीडी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के लेवल पे बनाया था कि ये ब्रेन भी हो सकता है, ये मेटाबॉलिक भी हो सकता है, और ब्रेन में ये रीजंस हो सकते हैं, वो सिस्टेमिक रिव्यू में आप पूछे। मेकिंग सेंस? फर्स्ट ईयर को समझ आ रही है बात की? ये 3 कंपोनेंट्स हैं आज के आपके होमवर्क के, ये आपने जो है ना इसको करेक्ट करना, ठीक है, और करेक्ट करके जो है ना वो फिर हम मंडे को इंशाल्लाह वो करेंगे। बंद कर।